प्रतिदिन अपना भाग 10। दोपहर के समय तकिए में हर आदमी चमादड़ी की ओर उत्सुकता से देख रहा था। ताश और चौपट बंद पड़ी थी। गपशप भी ठंडी थी, लेकिन जब उन्हें शो में काली नजर आया तो उनमें एकदम हलचल सी मच गई। लेटे हुए लोग उचक कर बैठ गए, बैठे हुए लोग खड़े हो गए। काली तकिए में दाखिल हुआ तो एक साथ कई आवाजें आई, काली इधर आ जा, यहाँ बहुत घनी छांव है। जीतू दौड़कर काली के साथ लिपट गया और उसे उठाकर अपनी खाट पर बिठा दिया। फिर हाँफता हुआ बोला, बाबूजी, आज तूने मेरे मन की मुराद पूरी की है। साले को ऐसा मारा कि उम्र भर याद रखेगा। बड़ा फन्नीखा बना फिरता था। काली हैरान सा जीतू की ओर देखने लगा कि यहाँ कैसे खबर पहुंच गई। वह चकित सा बोला, किसकी बात कर रहे हो? उसी रानी खां के साले की जो चमादड़ी का चौधरी बना फिरता है। बंतू ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं मारा। काली ने भावहीन स्वर से कहा। सब खिलखिलाकर हंसने लगे, जैसे काली की खिल्ली उड़ा रहे हो। सब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए तो काली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बड़ के नीचे एक और दीनों अगली पगड़ी बिछाकर लेटा हुआ था। काली ने उसे आवाज दी तो वह रेतीली जमीन के साथ यूं चिपट गया जैसे गहरी नींद में हो। काली ने उसे फिर पुकारा तो वह आंखें मसलता हुआ उठा और उसके पास आकर सहमी हुई आवाज में बोला, मैंने किसी को नहीं बताया कि तूने मंगू को मारा है। जिसकी जी चाहे सौगंध दे दो। प्रजापिता, डरता क्यों है? तूने किसी की चुगली नहीं खाई है, निंदा नहीं की है। जीतू ने दीनू को हौसला देते हुए कहा। दीनू काली के तगड़े शरीर को देख और भी सहम गया और फिर जीतू की ओर इशारा करता हुआ बोला, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा था, यही कुरेद कुरेद पूछ रहा था। दीनू की बात पर सब हंसने लगे। जीतू काली को बाजू में लेता हुआ बोला, बाबूजी, ये बताओ लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? मंगू से तो किसी भी बात से लड़ाई शुरू हो सकती है। बंतू ने उत्तर दिया। यारा चुप रह, काली की जबान में पूरी कहानी सुनेंगे। संतू ने हाथ से सबको खामोश रहने का इशारा किया। काली चुप रहा तो बंतू रोने की बनावटी आवाज निकालता हुआ बोला, निक्कू, मंगू को मार पड़ रही है, जाकर उसे उठा ला। शायद अभी तक छप्पड़ में ही पड़ा होगा। निक्कू को चुप देख बंतू से कुछ और कहने ही वाला था कि जीतू ने उसे रोक दिया। ठहर यार, बाबूजी से पूरी बात तो सुन लेने दो। फिर उसने काली की ओर झुकते हुए पूछा, बाबूजी, बताओ ना लड़ाई कैसे शुरू हुई? कोई खास लड़ाई नहीं हुई। काली ने ये शब्द इतनी गंभीरता से कहे कि सब चुप हो गए। काली इस बात पर हैरान था कि जीतू, बंतू, संतू इत्यादि अब शेर बने हुए हैं, परंतु जब मंगू यहाँ होता है तो सब यूं चुप रहते हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया है हो। कुछ समय के लिए सब खामोश हो गए। काली के गंभीर स्वर में उनकी उनकी को काफुर कर दिया। उनके मुरझाए हुए चेहरे देख काली को हंसी आ गई और वह जीतू की रान पर हाथ मारता हुआ बोला, आज तेरे पहलवान की सब खरमस्तियां झाड़ दी हैं। वह मंगू के साथ अपने झड़ने की कहानी सुनाने लगा तो सबके चेहरे पर एक चमक फिर दमकने लगी। काली ने उन्हें बताया कि उसने मंगू को चित्त गिराकर उसकी छाती पर पांव रख दिया और कहा कि अगर वह आदमी की औलाद है तो उसके बाद किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। काली अगर झगड़े की रुदात की कोई बड़ी भूल जाता तो दीनू उसे बीच में जोड़ देता। कड़ी भूल जाता तो दीनू से बीच में जोड़ देता। बातों बातों में दिन ढलने लगा तो लोग घड़ी पर आराम करने के लिए लेट गए। काली भी तंत्र की हालत में था जब दासू चौकीदार ने रूठे हुए बच्चों की तरह सबसे अलग पड़े निक्कू से पूछा, काली है यहाँ? क्यों, क्या बात है? निक्कू ने खाट से उठते हुए तीखी आवाज में पूछा। चौधरी जी ने उसे दीवान खाने में बुलाया है, वह सामने कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए पड़ा है, जाकर उठा ले। निक्कू ने काली की खाट की ओर संकेत करते हुए कहा। दासू को देख सब लोग उठ बैठे और आंखों में इशारा करते हुए एक इशारे से पूछने लगे कि वह क्या कह रहा है। काली ने खाट से उठते हुए पूछा, दासू क्या बात है? चौधरी ने तुम्हें दीवान खाने बुलाया है। यह सुन दीनू का खून खुश हो गया और वह सरकता सरकता सरकंडों के पीछे चला गया ताकि दासू की नजरों से ओझल हो जाए। काली ने दीनू की तलाश में चारों ओर देखा और उसे कहीं ना पाकर मुस्कुराता हुआ ऊंची आवाज में बोला, प्रजापिता, गधे लेकर छप्पड़ पर पहुंच जाना। मैं चौधरी जी की हवेली सीधा वहीं आऊंगा। काली को चौधरी की हवेली से बुलावा आने पर सब सहम गए। जीतू ने दासू की को एक ओर ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, चौधरी ने काली को क्यों बुलाया है? पहले तो दासू चुप रहा, लेकिन जीतू के बार बार पूछने पर वह इधर उधर देखकर गोपनीय स्वर में कहा, आज मैं सवेरे से ही दीवान खाने में था। ऐसा लगता है कि काली ने मंगू की अच्छी मरम्मत की है। साले को जान से मार देता तो अच्छा था। सारी दोपहर ही चौधरी के तलवे सहलाता हुआ विलाप करता रहा है। एक बार तो धाड़ मारकर रोया भी। यह तो मुझे पता नहीं उसने चौधरी से क्या कहा, लेकिन वह था गुस्से में। जीतू ने आंखों में बंतू को सारी बातें समझा दी। काली भी ताड़ गया कि मंगू के साथ झगड़े के सिलसिले में ही बुलाया गया है। वह दीनू को छप्पड़ पर देखने के लिए जीतू की ताकीद करके दासू के साथ चल दिया। जब काली और दासू कुछ दूर निकल गए तो निक्कू जीतू और बंधु का मुंह चिढ़ाता हुआ बोला, क्यों, क्या मां मर गई है जो इस तरह चुप बैठे हो? फिर वह अपनी छाती थपथपाता हुआ बोला, मंगू को छेड़ना बैल की सींगों पर चढ़ने के बराबर है। अब खैर मनाओ कि काली थाने से इधर ही बचकर आ जाए। जीतू और बंधु चुप रहे तो निक्कू उनके मुंह की ओर अपना चप्पा बढ़ाता हुआ कहने लगा, अब यहाँ क्यों बैठा है? जाकर अपने बाबूजी को छुड़ा ला। निक्कू की बातें सुन जीतू खींच गया और उसकी ओर झुकता हुआ बोला, मंगू कोई रब नहीं है, तेरी मेरी तरह चमार ही है। तू धौस तो ऐसे दे रहा है जैसे मंगू इलाके का थानेदार है। मंगू के सामने कहो तो बात भी है, पीठ पीछे तो लोग सरकार को भी गाली दे लेते हैं। निक्कू ने जीतू को ललकारा। जीतू और निक्कू में बात बढ़ने लगी तो बाकी लोग उनमें बीच बचाव करने लगे। लोग अभी तू मैं लगे हुए थे कि काली तकिए में वापस आ गया। उसने उजली कमीज और खाकी निक्कर पहन रखी थी, पाँव में पेशावरी चप्पल थी और धूप से बचने के लिए सिर पर गाढ़े के साफे की तरह तौलिया रखा हुआ था। उसकी वेशभूषा देख सबके मुंह हैरत से खुल रह गए। जीतू काली के कपड़ों को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता हुआ प्रसन्नचित्त हो बोला, मेरा बाबूजी आज तो सचमुच का बाबू लग रहा है। यह सुन निक्कू खिलखिलाकर हंस पड़ा। रही से कसर चौधरी पूरी कर देगा। वो थोड़े दिन पहले ही बिलायती जूता लाया है। काली ने निक्कू की ओर ध्यान नहीं दिया और जीतू के निकट
जाकर बोला, प्रजापत के साथ छप्पड़ में जाकर गधों पर बोरे लदवा देना, मिट्टी में सवेरे ही खोद आया था, मैं भी वहां जल्दी से पहुंचने की कोशिश करूंगा। काली चौधरी की हवेली को जाने वाले बड़े रास्ते की ओर बढ़ गया। सब आंखें उस पर लगी हुई थी। ताया बसंता उसकी ओर ध्यान से देखता हुआ बोला, काली का रंग चिट्ठा होता तो इन कपड़ों में भी गोरा साफ दिखाई देता। अगर साफ नहीं है तो चौधरी बना देगा। पिछले दिनों जीतू को तो चौधरी ने साफ बना ही दिया था। निक्कू ने जीतू की ओर देखते हुए कहा और अपनी खाट उठाकर चमादड़ी की ओर चला गया। निक्कू गली में प्रवेश करते ही अपनी पत्नी प्रीतु को आवाजें देने लगा। प्रीतु कोठरी में सो रही थी। निक्कू ने उसे जोड़कर उठा दिया और एक ही सांस में पूरी बात बता दी। प्रीतु सिर पर दुपट्टा लेना भी भूल गई और मंगू की माँ जस्सो के घर होकर काली की चाची प्रतापी के पास आ गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में हाहाकार मच गया। चाची प्रतापी और जस्सो एक दूसरे को गालियां देती हुई स्यापा कर रही थी और ज्ञानो हैरान सी सोच रही थी कि दोनों के मुंह कैसे बंद करे। 11वां भाग। काली स्कूल के पीछे छोटे से मैदान में खड़ा चौधरी की हवेली की ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि स्कूल का मैदान जिसमें बच्चे आधी छुट्टी के समय खेलते हैं पहले से काफी मोटा हो गया और हवेली की दीवार स्कूल के बहुत नजदीक पहुंच गई है। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ काली हवेली के फाटक के सामने आ गया। फाटक पर लगी हुई जस्सी चादरों का रंग काला पड़ गया था। यह फाटक चौधरी हरनाम सिंह के ताऊ बसावा सिंह ने उन दिनों बनवाया था जब उसे जलदारी मिली थी। हवेली के अंदर दीवान खाना भी जलदारी के दिनों में ही बनाया गया था। काली ने फाटक को धीरे से खोला, अंदर झाँका और फिर आगे बढ़कर बंद कर दिया। फाटक के खुलने और बंद होने पर चरा चरा की आवाज आई तो एक कुत्ता जोर से भौंका। साथ ही दालान से टैगर टैगर की आवाज आई, लेकिन कुत्ता भौंकता हुआ काली की ओर दौड़ आया। काली पत्थर का एक टुकड़ा उठा उसे डराने लगा। दालान से दासू दौड़ा। उसने कुत्ते को पट्टे से पकड़ काली को दीवान खाने की ओर जाने का संकेत दिया। काली दीवान खाने की ओर जाता हुआ हवेली के चारों ओर देखने लगा। बाईं ओर दालान में 3 भैंसे और एक घोड़ी बंधी थी। उसके साथ ही एक और दालान में बैलों के लिए लंबी पक्की खोर बनी हुई थी। उसी दालान में दूसरी ओर 2 पहियों वाली बैलगाड़ी खड़ी थी और बाहर गड्ढा खड़ा था। दोनों दालानों के सिरों पर एक एक कोठरी थी। दूसरी कोठरी से दीवान खाने तक एक छोटी सी दीवार थी जिसके पीछे चौधरी का 2 मंजिला रिहायशी मकान था। दीवान खाने का पिछला हिस्सा भी रिहायशी मकान से मिला हुआ था। काली 3 सीढ़ियां चढ़कर दीवान खाने के चबूतरे पर आ गया। फिर बरामदे में रुक बारी बारी तीनों दरवाजों की ओर देखने लगा जिन पर बारीक सरकंडों की चिकें लटक रही थी। वह इस असमंजस में था कि कौन सी चिक उठाकर अंदर जाएगी। एक चिक के पीछे से चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव बाहर निकला। काली ने उसे एकदम पहचान लिया और बंदगी करता हुआ मुस्कुराकर बोला, चौधरी हरदेव, पहचाना नहीं? हरदेव कुछ क्षणों के लिए चिकित्सा उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर उसके दिमाग में 6 साल पहले का कमजोर लेकिन मजबूत हड्डी का लड़का उभर आया। वह काली की ओर हैरत और प्रशंसा से देखता हुआ प्रसन्नचित हो बोला, सुना काली, कब वापस आया तू? फिर उसके तगड़े शरीर को देख अपने बाजुओं की मछलियों और पट्टों को दोनों हाथों से दबाता हुआ कहने लगा, तूने जिस्म अच्छा कमाया है। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। हरदेव अपने सारे शरीर को झटकता हुआ बोला, सवेरे आकर मेरी मालिश कर दिया करो। इस गांव में एक भी ऐसा चमार या कमीन नहीं है जो अच्छी तरह मालिश भी कर सके। मंगू से कभी कभी मालिश कराता हूँ लेकिन उसके हाथों में जान ही नहीं है। काली उत्तर में मुस्कुराता हुआ बोला, बड़े चौधरी साहब कहाँ हैं? हरदेव ने एक चिक की ओर इशारा किया और उसे आने की ताकीद करता हुआ बाहर निकल गया। काली चिक उठा अंदर चला गया और दरवाजे के पास ही रुक गया। चौधरी हरनाम सिंह सूती चारपाई पर लेटा हुआ था। मंगू दरवाजे से जरा हटकर छत से लटक रहे झालदार पंखों को धीरे धीरे खींच रहा था। काली की आहट पर माँ चौधरी ने आंखें खोल दी। उसे बैठने के लिए इशारा किया और करवट बदल ली। वहां बैठने के लिए कुछ नहीं था। काली ने जमीन पर बैठने की बजाय खड़े रहना ही मुनासिब समझा। वह मंगू की ओर देखने लगा जो नंगी जमीन पर पांव पसारे बैठा पंखों की रस्सी खींच रहा था। जब चौधरी ने 2-4 बार करवट बदली तो मंगू पंखा छोड़कर रिहायशी मकान की ओर खुलने वाले दरवाजों में खड़ा हो आवाजें देने लगा, ओ नत्थू, चौधरी जी के लिए बादामों की टंडई ले आओ। वह इधर उधर घूमता हुआ यूं आवाजें दे रहा था जैसे इस घर के इंतजाम में उसे खास दखल हासिल हो। जब उसे कुछ ना सोचता तो दीवान खाने के चबूतरे पर खड़ा हो कुत्तों के नाम पुकारने लगता। थोड़ी देर के बाद चौधरी हरनाम सिंह उठ बैठा, सिर पर साफा रखा और पाँव लटकाकर बैठ गया। काली को खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। कोई और चमार होता तो उसे वह तुरंत ही 2-4 गालियां सुना देता, लेकिन काली की डील डॉल और वेशभूषा देख वह चुप रहा। बादामों की ठंडई पीकर वह काली से खुश्क लहजे में बोला, तुझ पर क्या कोई नई जवानी आई है जो राह चाहते लोगों से लड़ाई मोल लेता है? याद रख कि ऐसी अंधी जवानी जल्दी ही किसी खूह खंदक में जा गिरती है। काली चौधरी की बात को पूरी तरह समझ ना सका और धीमे स्वर में बोला, चौधरी जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैंने तो किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। आज तूने मंगू को मारा, अगर उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? चौधरी जी, पहल मैंने नहीं की थी। मैं छप्पड़ में मिट्टी खोद रहा था तो उसने पहले मुझे गालियां दी, फिर गधों पर लदे हुए मिट्टी के बोरे नीचे गिरा दिए। बाद में जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे भी जवाब देना पड़ा। तूने जरूर कुछ कहा होगा तो उसने हाथ उठाया। तेरा झगड़ा मंगू से था, लेकिन तूने कुदाल घोड़ी को मारी। अगर उसकी टांग पर लग जाती तो मेरा हजारों रुपए का जानवर नाकारा हो जाता। वह डरकर ऐसी भागी कि उसे 2 आदमी दंगल से पकड़कर लाए हैं। मैंने तो घोड़ी देखी तक नहीं, कुदाल कैसे मारता? चौधरी जी, यह बिल्कुल झूठ है। आप मंगू को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। काली उत्तेजना में चौधरी की चारपाई की ओर एक कदम बढ़ाया। चौधरी सरहानी से टेक लगाता हुआ बोला, गांव में रहना है तो भलमानसी से रहो। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना चाहते हो। चौधरी जी, मैं किसी की थाली में नहीं खाता, इसलिए छेद करने का सवाल ही नहीं उठता। काली ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। काली के इस उत्तर से चौधरी चकरा गया। आज तक उसके सामने किसी कमीन या चमार ने इस ढंग से बात नहीं की थी। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपने आप पर काबू पाता हुआ बोला, देखो, आपस में प्रेम प्यार से रहो। तुम्हारी कौन सी जायदाद साझी है जो तुम लड़ते हो? काली कुछ देर के लिए खामोश खड़ा रहा और फिर नम्रता से बोला, चौधरी जी, आप कहें तो छप्पर से मिट्टी खोद लूं। छप्पर सबका साझा है। क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा बन जाए। हर साल ऊंचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें फंसी कि उसे बल्लियां देकर निकालना पड़ा। चौधरी ने काली की ओर देखते हुए कहा। कुछ क्षणों के बाद काली हाथ मलता हुआ बोला, अब जाऊं चौधरी जी? चौधरी ने सिर हिलाकर जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरी बात याद रखना, दंगा फसाद करोगे तो नुकसान उठाओगे। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और बंदगी करके कमरे से बाहर निकल आया। मंगू दीवान खाने के चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठा था। काली को देख वह नजरें बचाकर बरामदे की ओर चला गया। चौधरी ने मंगू को आवाज दी तो वह जल्दी से कमरे में घुस गया। फिर चौधरी की कड़कदार आवाज गूंजी, कुत्ते की औलाद, तूने घोड़ी को खुला क्यों छोड़ दिया था? कोई ले जाता तो क्या तेरा बाप इतने रुपए भरता? कुत्ता चमार हर बात निराली करता है।
चौधरी को करसते सुन काली एक क्षण के लिए रुक गया। उसे चमार शब्द से बहुत चिढ़ थी। उसने फाटक की ओर बढ़ते हुए निर्णय किया कि वह चौधरी हरदेव की मालिश करने के लिए कभी नहीं आएगा। काली हवेली से सीधा छप्पर की ओर चला गया। वहां जीतू मिट्टी खोद रहा था। उसे देखते ही जीतू ने कुदाल छोड़ दी और काली की ओर बढ़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्यों बुलाया था चौधरी ने? वही मंगू वाली बात थी, काली ने बेनियाजी से उत्तर दिया। क्या कहा उसने? कोई खास बात नहीं हुई, उल्टा मंगू को झाड़ पड़ गई। काली बहुत उदास स्वर में फिर बोला, मंगू के साथ बात करते वक्त चौधरी उसे कुत्ता चमार जरूर कहता है। और क्या, उसे राजा साहब कहकर पुकारता? चमार वह जन्म से है और कुत्ता अपने कर्म से बन गया है, जीतू ने हंसते हुए कहा। जीतू हवेली में हुई बातचीत का विस्तार पूछकर काली से बोला, अच्छा बाबूजी, यह बता तूने मंगू को कहाँ पटका था? क्यों? मैं उस जगह पेशाब करूंगा। ऐसी बात मत कहो, आखिर वह भी हमारी तरह कुत्ता चमार है, काली ने कृत्रिम गंभीरता से कहा। काली ने अपनी कमीज और चप्पल उतारकर एक और रख दी और कुदाल उठा मिट्टी खोदने लगा। जीतू एक और खड़ा हो उससे बोला, मोहल्ले में निक्कू और प्रीतो ने मशहूर कर दिया है कि तूने मंगू की बांह तोड़ दी है और अब तुझे पकड़ने के लिए पुलिस गांव में आ रही है। जब मैं इधर आ रहा था तो जस्सो बेरी के नीचे खड़ी तेरा शापा कर रही थी, प्रीतो भी साथ में अपनी आवाज मिला रही थी। काली ने कुदाल रोक दिया और चिंतित स्वर में पूछा, और चाची? चाची लड़कम और रो ज्यादा रही थी। उसे प्रीतो ने विश्वास दिला दिया था कि तुम्हें थाना पकड़ने आ रहा है। काली कुछ क्षण सोच में डूबा रहा, फिर जीतू से बोला, तू घर जाकर चाची को समझा दे कि मुझे थाना पकड़ने नहीं आ रहा है। जस्सो से कह देना कि मंगू की बांह नहीं टूटी है। यकीन नहीं तो जाकर देख ले, वह चौधरी के कुत्ते की दोनों हाथों से मालिश कर रहा है। जब काली और दीनू छप्पर से निकले तो सूर्यास्त हो रहा था। वह घर पहुंचे तो मिट्टी के ढेर के पीछे दीपक का मंद सा प्रकाश फैला हुआ था और मिट्टी के ढेर का साया छोटी सी पहाड़ी बन गया था। काली ने गधों की पीठ में से मिट्टी के बोरे नीचे फेंके तो दीपक की बत्ती एकदम बहुत ऊंची हो गई। काली ने देखा कि दो आंखें उस पर जमी हुई थी। वे आंखें उसने पहले भी देखी थी, लेकिन इस समय वे उसे बहुत ही अजीब, बड़ी बड़ी और खुली हुई सी प्रतीत हुई। चाची ने काली के सिर पर बारना किया और माथा जुमा रुधी हुई आवाज में बोली, काका मेरे तो प्राण निकल गए थे। प्रीतो ने सारे मोहल्ले में यह बात घुमा दी कि तूने मंगू की बांह तोड़ दी और थाना तुम्हें पकड़ने आ रहा है। ना मंगू की बांह टूटी है और ना ही थाना मुझे पकड़ने आ रहा है, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ज्ञानू ने बहुत जोर से सांस छोड़ी और बहुत बहुत देर से वह उसकी छाती में अटकी हुई थी और फिर वह तेजी से गली में दौड़ गई। काली चाची की सब बातों को अनसुना करता हुआ मिट्टी के बिखरे हुए ढेले समेटने लगा। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि मंगू के साथ उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। भाग 12। मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बाद काली ने बुनियाद खोदने का विचार किया। उसके मकान के दाईं ओर बंटू का मकान था और बाईं ओर निक्कू का। काली ने जीतू की सहायता से बुनियादों के निशान लगा दिए। सबसे पहले उसने बंटू और उसके पिता चंदन राम और माता ठाकुरी को बुला उनकी ओर बुनियाद के निशान दिखाए और कहने लगा, आप अपनी तसल्ली कर लें कि कहीं मैंने आपकी जगह तो नहीं घेर ली है। उन्होंने काली की बात का बहुत बुरा माना और चंदन राम अपना रोष प्रकट करता हुआ बोला, तुम कौन सी मुरब्बों की तकसीम कर रहे हो जो ऐसी बात कहते हो? हमें तो खुशी है कि तुम्हारी पक्की दीवार के सहारे हमारी कच्ची दीवार भी खड़ी रहेगी। काली ने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, चाचा कई लोग एतराज कर देते हैं, कभी कभी तो इसी बात पर झगड़ा फिसाद खड़ा हो जाता है। इससे तो यही अच्छा है कि सब मामला पहले ही सुलझा लिया जाए। उनके जाने के बाद काली निक्कू के घर गया और उसे बुनियाद का निशान देखने के लिए कहा। निक्कू तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रीतो काली से तीखे स्वर में बोली, काली तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम तेरे शरीक हैं। निक्कू भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर धुनने लगा। काली हंसी मजाक में निक्कू को घर से बाहर निकाल लाया और उसे बुनियाद के निशान दिखाता हुआ बोला, चाचा देख लो, तसल्ली कर लो, निशान ठीक है ना? कोई एतराज तो हो तो अभी बता दो। निक्कू ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। वापस घर चला गया। उसके पीछे मंगू भी गली में आ रहा था। वह निक्कू के साथ ही उसके घर में घुस गया। यह देख काली ने सोचा कि सबसे पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद दे। उसने जीतू की सहायता से काम शुरू कर दिया। अभी वह कच्चे निशानों को पक्का ही कर रहे थे कि निक्कू सिर पर चादर लपेटे और हाथ में पतली सी लाठी पकड़े काली के सामने आ खड़ा हुआ और रौब से ललकारा, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, यह मेरी जगह है। काली चिकित्सा उसकी ओर देखता हुआ बोला, चाचा जब मैंने तुम्हें निशान दिखाए थे तो तुम चुप रहा था, अब मैंने बुनियाद खोदनी शुरू की है तो सिर पर चादर बांधे झगड़ा करने आ गया है। निक्कू निशान लगी जमीन पर पांव रखता हुआ कहने लगा, यह जगह मेरी है, मैं यहाँ बुनियाद नहीं रखने दूंगा। चाचा इस तरह शोर मचाने से क्या फायदा, धीरज से बात कर। काली ने कुदाल फेंकते हुए कहा, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। मंगू ने जमीन पर जोर से पांव पटकते हुए कहा। शोर सुनते ही स्त्रियां अपने घरों से बाहर निकल आईं। कुछ काली के घर के सामने भी इकट्ठी हो गईं। हुजूम के बढ़ने के साथ साथ काली की परेशानी भी बढ़ने लगी। निक्कू ने जब देखा कि गली में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो वह लोगों की सहानुभूति पाने के लिए रुधी हुई आवाज में बोला, काली के पास पैसा और तगड़ा और जवान है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि गरीब और कमजोर पड़ोसी का हक मार ले। मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन इसे अपनी जगह में बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। काली भी गली में खड़ी स्त्रियों को संबोधित करता हुआ बोला, मैंने कच्चे निशान लगाने के बाद इसके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आकर निशान देख लो। यह तो चुप रहा, लेकिन चाची प्रतापी मुझे डांटने लगी कि मैं उन पर बेएतबारी कर रहा हूँ। फिर भी मैंने इसे यहाँ लाकर निशान दिखा दिए। इसने कोई एतराज नहीं किया। अब लाठी उठा झगड़ा करने आ धमका है। निक्कू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए काली ने कहा, चाचा मेरी बात तो सुन। निक्कू झटके से अपना हाथ छुड़ाता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, जोरावर का 7 20 का 100, एक तो मेरी जमीन खा रहा है और ऊपर से मुझे मारने पर भी उतारू हो गया है। निक्कू अपने घुटने को इस तरह सहलाने लगा जैसे उस पर सख्त चोट लगी हो। प्रीतो अब तक चुप खड़ी थी, लेकिन निक्कू को घुटने सहलाता देख वह बहुत ही तीखे स्वर में बोली, मोए काली को नई जवानी आई है, हर एक को मारता फिरता है। फिर वह बाजू लहराती हुई बोली, मोए को प्लेग निकले, काला ताप चढ़ी, दर दर भिखारी बने। चाची ने प्रीतो को गालियां सुनी तो वह भी भड़क उठी। प्लेग निकले तुझे और तेरे घर वालों को और तेरे बच्चों की फौज जो सारा दिन घर घर के दर सूंघते फिरते हैं। ज्ञानो चाची के पास खड़ी थी, वह उसे चुप करा प्रीतो के पास चली गई और उसके मुंह के आगे हाथ रखती हुई बोली, चाची मर्दों का झगड़ा है, तू बीच में क्यों दखल देती है? रान मुझे समझाने वाली तू कौन है? आई है उसके साथ हमदर्दी करने? शर्म होती तो भाई की मार को इतनी जल्दी भूलती। प्रीतो ने ज्ञानो का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। ज्ञानो शर्मिंदा सी पीछे हट गई। जब अधिक बोलने से प्रीतो और चाची का पसीना छूटने लगा तो काली चाची का कंधा धीरे से दबाता हुआ बोला, चाची क्यों बोल रही हो? झगड़ा तो यूं शुरू कर दिया है जैसे यहाँ खून हो गया हो। खून कर दो, तुम्हारे सिर पर तो खून सवार ही है,
पल्ले 4 पैसे क्या हो गए हैं, हर एक के पीछे लट देकर घूम रहा है। प्रीतो का क्रोध क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। काली के कहने पर चाची चुप हो गई, लेकिन प्रीतो निरंतर गालियां दे रही थी। ज्ञानो ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो प्रीतो चीखती हुई बोली, रानी आरानी पाल रही है, उनकी तरफदारी तो ऐसे कर रही है जैसे मकान काली का नहीं इसी का बन रहा हो। ज्ञानो बुदबुदाती हुई उल्टे पांव वापस आ गई। काली क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन बहुत सी स्त्रियों को उपस्थित देख चुप रहा। चाची से चुप नहीं रह गया। वह प्रीतो की ओर बढ़ती हुई बोली, पहले तू अपनी खाट के नीचे